हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं सीपीसी की सीरीज को करते करते आज हम इसके लास्ट वाले पार्ट पर आ चुके हैं, जिसको कि कहते हैं हम पार्ट नंबर 11। तो क्या हुआ है, हमने सबसे पहले सीपीसी में इंडेक्स को डिस्कस किया था। सीपीसी जैसे हमने स्टार्ट की थी तो हमने शुरू की थी इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद हमने शुरू कर लिए थे इसके पार्ट 1 से लेके 8 तक हम करके आ चुके थे। फिर उसके बाद हमने गैप देकर 9 और 10 को भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने सीपीसी के 10 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने सेक्शंस को कवर किया है। जी हाँ, जो हमारी सीपीसी होती है इसमें 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन और ऑर्डर्स। तो हमने क्या कंप्लीट किया है, सेक्शन वाले पार्ट को आज हम पार्ट 11 के बाद कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ पर अवेलेबल है ये सारे वीडियो? ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सीपीसी की सीरीज को नहीं देखा है वो एक बार जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। सीपीसी हमारा मेजर एक्ट होता है, टिपिकल सब्जेक्ट होता है। अगर हम एक बार वीडियो के थ्रू गो थ्रू कर लेंगे इसको, तो उससे क्या होगा, जिन्होंने सीपीसी को नहीं पढ़ा है उनके लिए क्या होगा, एक बार ओवरव्यू चल जाएगा कि आखिर सीपीसी में क्या क्या चीजें आती हैं। अब जो पार्ट बचता है ऑर्डर्स का मैं कोशिश करूंगी आपके लिए एक ऑर्डर की एक क्लास लेके आ जाऊं, जिसमें कि वैसे तो ऑर्डर का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स हैं, फिर उसके बाद उनमें रूल्स हैं। तो अगर हम उनको पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि एक ऑर्डर्स की क्लास लेके आती हूँ। उन सबको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आज पार्ट 11 को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 11 जो है हमारा वो 132 से 158 सेक्शंस को कवर करता है। इसका क्या नाम है, इस चैप्टर का, इस पार्ट का नाम है प्रक्रियण। प्रक्रियण क्या होता है, मिसक्लेनियस प्रोविजन होते हैं। मिसक्लेनियस का मतलब होता है कि जो हमारी संहिता है यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो पार्ट 10 तक नहीं आए थे और बच गए थे और लग रहा था कि उनको एक्ट के अंतर्गत लाना जरूरी है, उनको हमने मिसक्लेनियस में डाल दिया गया। हमने मतलब जिन्होंने कानून को बनाया है, जिन्होंने सीपीसी को बनाया है। अब देखिए आप, सबसे पहले वाला जो सेक्शन है वो क्या बात करता है, सेक्शन 132। सेक्शन 132 बात करता है, देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था आपको, 132 से 158 तक, यानी सबसे पहले वाला सेक्शन कौन सा है, 132। कुछ स्त्रियों का मतलब महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं, उनकी बात की जा रही है। स्वयं यानी कि पर्सनल उपस्थिति, उपसंजति यानी कि पेश होना, उसके लिए छूट मतलब फ्री कर रखा है। यानी यहाँ पे उन महिलाओं का जिक्र कर रखा है जिनको स्वयं उपसंजति यानी कि पर्सनल रूप से नहीं आने की छूट दी गई है। यानी कि मान लीजिए कोई मामला चल रहा है कोर्ट में और उस महिला को आना जरूरी है, लेकिन इस धारा के अंतर्गत अगर कवर हो रही है तो वो क्या करेगी, कोर्ट में पेश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसको क्या मिला हुआ है 132 में, स्वयं उपसंजति से छूट, यानी कि पर्सनल रूप से आने से उसको फ्री रखा गया है, छूट दी गई है। क्या कहा गया है, ऐसी स्त्रियों का स्वयं उपसंजति अर्थात न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने से छूट प्राप्त है, यानी कि उनको खुद उपस्थित नहीं होना, ये वाली बात कही गई है। कौन सी महिलाएं हैं, जिन्हें जो देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए। मान लीजिए किसी जाति में, किसी समाज में ये रूल है कि भाई महिलाएं नहीं आएंगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। वैसे तो अब देखो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई समाज ऐसा है जैसे बुर्के में रखते हैं, ये केवल हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इसका अन्य चीजों से कोई वास्ता नहीं है। कई घूंघट में रहती हैं स्त्रियां कि भाई घूंघट प्रथा चल रही है तो वो नहीं आ सकती है, या किसी अन्य तरीके से ऐसी व्यवस्था हो रखी है कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती रीति रूढ़ियों के अनुसार, तो क्या कहा गया, उनको छूट रखी गई है कि वो पर्सनल रूप से पेश नहीं होंगी 132 के अंतर्गत। तो उनको आने के लिए विवश भी नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको फोर्स भी नहीं किया जाएगा। जहां किसी स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, वहां ऐसी स्त्री
को गिरफ्तारी से छूट नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि भाई ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पर्सनल अपीयरेंस होने से मना किया गया है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या कहा गया है, जहां किसी स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, यानी कि उस स्त्री को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसको क्या करा जा सकेगा, अरेस्ट किया जा सकेगा। यहाँ पर उसको अरेस्ट करने से मना नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कहा जा रहा है, कोर्ट में पेश होने से या पुलिस स्टेशन में पेश होने से मना कर रहा है। और उसका अगर बयान लेना होगा तो जैसे कि कई बार होता है ना कि भाई खुद वहां पर आके लिया जा सकता है, बयान ऑफिसर वगैरह होते हैं वो आके उसका बयान ले सकते हैं, ये सेकेंडरी चीज है। लेकिन सेक्शन 132 हमको यही बोल रहा है कि कुछ स्त्रियों के स्वयं उपसंजति से छूट। आई बात समझ में? तो ये वाला सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार वन लाइनर्स में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 133 बोल रहा है अन्य व्यक्तियों को छूट। 132 ने क्या बोला था, स्त्रियों को छूट देने की बात की थी, और 133 कह रहा है ऐसे व्यक्तियों को छूट। कौन से व्यक्ति हैं, तो ये बोल रहे हैं अन्य व्यक्ति, यानी कि 132 में जो स्त्रियों को छूट थी उनके अलावा जो 133 में व्यक्ति बताए गए हैं उनको भी छूट दी गई है। कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो कहा गया है निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी, यानी कि वो पर्सनल रूप से उपस्थित हो ये जरूरी नहीं होगा। कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे, चार्ट के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी, इनको छूट दी गई है कि भाई ये उपस्थित नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। फिर देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष है, इसको भी छूट दी गई है। संघ के मंत्री और राज्य मंत्रियों को छूट दी गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को छूट दी गई। उच्चतम न्यायालय कौन सा होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। राज्यों के राज्यपालों को छूट दी गई है। राज्य विधानसभा के अध्यक्षों को छूट दी गई है। राज्य विधान परिषदों के जो सभापति होते हैं उन्हें छूट दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जो हाईकोर्ट जजेस होते हैं उन्हें छूट दी गई है। वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 ख लागू है, 87 ख के भूतपूर्व राज्य शासक सम्मिलित है, यानी कि ये जो पुराने प्रोविजन थे राज्य शासक वगैरह वगैरह के, इनको भी छूट दी गई थी। लेकिन फिलहाल ये प्रोविजंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वाले पॉइंट में किन किन को छूट दी गई थी। तो क्या बोल रहा है, जहां, क्या बोल रहा है कि जहां व्यक्ति छूट प्राप्त व्यक्तियों में होने का दावा करता है, यानी कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वह व्यक्ति हूं जो ये छूट प्राप्त करता है। कौन सा छूट प्राप्त कर रहा है भाई, 132 में या तो महिला छूट प्राप्त कर रही है, 133 में या तो ये जो हमारे सामने चार्ट में व्यक्ति रखे हैं वो छूट प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कमीशन के द्वारा की जानी आवश्यक है, यानी कि मान लीजिए कोई मामला आता है तो ये व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन एक कमिश्नर जारी किया जाएगा, कमीशन जारी किया जाएगा, और वो कमीशन क्या कर सकता है, उनकी परीक्षा कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है उनका। वहां ऐसे कमीशन का खर्चा सर्वप्रथम साक्ष्य की अपेक्षा करने वाले पक्षकार के द्वारा किया जाएगा। अब ये प्रश्न किया जा रहा है कि भाई खर्चा कौन उठाएगा उस कमीशन का, ये जो परीक्षा की जा रही है कमीशन के द्वारा उसका खर्चा कौन किया जाएगा, तो जो चाहता है कि इस तरीके का एविडेंस पेश हो तो वो व्यक्ति क्या करेगा, खर्चा उठाएगा। कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप जब भी हमारे संग सीपीसी को पढ़ रहे हैं, सीपीसी या कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो आपके पास एक्ट होना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे आप लोग, एक्ट रखेंगे, जहां आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, अंडरलाइन कराई गई है, तो आपको साथ के साथ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए या फिर अंडरलाइन वगैरह करनी चाहिए। अब देखिए आप आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे पक्षकार द्वारा खर्चा ना देने की स्थिति में वह व्यक्ति जिसको छूट प्राप्त है ऐसा खर्चा देगा। मान लीजिए कि वो व्यक्ति खर्चा नहीं दे सकता है, वो कैपेबल नहीं है खर्चा देने का, तो जो छूट प्राप्त व्यक्ति है, कौन से छूट प्राप्त व्यक्ति हो गए, जो हमारे सामने इस चार्ट में दिए गए हैं, वो खर्चे को उठाएंगे। आई बात समझ में? सेक्शन 132, सेक्शन 133 इंपॉर्टेंट होता है, आप मार्क कर लीजिए इस चीज को। अब देखिए आगे 134 क्या बोल रहा है, देखिए जहां हमको वन लाइनर से काम चलेगा हम वहां रीड आउट करके चलेंगे सेक्शन को, और जहां हमको डिटेल देखनी होगी वहां हम डिटेल जरूर देखेंगे। सेक्शन 134 कह रहा है डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। अरेस्ट के प्रोविजन के बारे में बता रहा है कि उन्हें धारा 55, धारा 57 और 59 कौन कौन से थे, निर्योग्यताएं थी, बीमार वाली थी, ये सब चीजें थी ना, हम देख के आए थे। जिन्होंने नहीं देखा है पीछे क्लास में जाके जरूर देख के आएंगे
कि इनमें सेक्शन में क्या प्रोविजंस थे, उनके अनुसार क्या की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। सेक्शन 135 क्या बोल रहा है, सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट, यानी यहाँ पर किनको अरेस्ट करने से फ्री किया गया है, तो किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी। ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि भाई इनको कब छूट प्राप्त होती है अरेस्ट से, गिरफ्तारी से। तो अगर वो न्यायालय को जा रहा हो, न्यायालय में पीठासीन हो, न्यायालय से लौट रहा हो, तब उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब कब नहीं किया जाएगा भाई, इसको ये अपने घर पे है तो घर पे तो आप इसको अरेस्ट कर सकते हो अगर इसने ऐसा कोई काम किया है, पर अपने पदीय कर्तव्य के दौरान, यानी कि पोस्टिंग पे है वो, कोर्ट को जा रहा है, कोर्ट से वापस आ रहा है, या कोर्ट में बैठकर अपना जजमेंट दे रहा है, तो क्या होगा, तब उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 135 में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें थोड़े से ज्यादा प्रोविजन है तो हम थोड़ी सी स्पीड लेके चलेंगे। ठीक है, जहां एक्सप्लेन करने के लिए लगेगा वहां एक्सप्लेन कर लेंगे। सेक्शन 135 में क्या बोल रहा है, विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। तो क्या बोल रहा है, रीड कीजिए इसको। व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, अधिवेशन के चालू रहने के दौरान और अधिवेशन के 40 दिन पूर्व और पश्चात सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार और कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा बोल रहा है कि वो व्यक्ति है जो संसद का सदस्य है, अधिवेशन चल रहा है, या फिर अधिवेशन के 40 दिन पहले और पश्चात सिविल आदेशिका के अधीन, यानी कि उसको सिविल मामले के अंतर्गत गिरफ्तार और कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। यदि वह राज्य के विधानसभा का सदस्य है तो फिर वही किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान और अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद वही सिविल कारागार में उसको निरुद्ध नहीं किया जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, संसद विधानसभा परिषद का किसी का समिति का सदस्य है, वही 40 दिन का। तो आपको 40 दिन वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो व्यक्ति दे रखे हैं, उनको बोला गया है कि भाई अगर अधिवेशन चल रहा है, चालू रहने के दौरान, 40 दिन पहले, 40 दिन बाद उनको सिविल जेल में नहीं रखा जाएगा। तो क्या उनको क्रिमिनल जेल में रख सकते हैं? इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खाली है और बोल रहा है कि हमको इसका आंसर चाहिए, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 136 की। जहां गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है। जिले से कैसे बाहर हो गया, ये हमारा जिला है और जिले से अगर बाहर कोई व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना है या कोई प्रॉपर्टी स्थित है तो क्या होगा, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आवेदन किया जाता है जो स्थानीय अधिकारिता से बाहर निवास करता है। यानी ये जो जिला है इससे बाहर अगर निवास करता है तो आवेदन किया जाएगा इसके संबंध में। न्यायालय ऐसे व्यक्ति के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट भी निकाल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सिविल जब हमारा मामला चल रहा है तो उसमें वारंट कब निकाला जाता है। ठीक है, याद होना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस वाले पॉइंट को। और वारंट की एक प्रति क्या होती है, कॉपी, यानी कि जो वारंट की कॉपी होती है उस जिले के न्यायालय को, यानी कि जिस भी कोर्ट, जिस जिले में वो रहता है उस जिले के कोर्ट को भेज सकेगा। जैसे कि मान लीजिए ये ए नाम का जिला है और ये बी नाम के जिले में वो व्यक्ति रहता है, तो ए नाम का कोर्ट क्या करेगा, बी नाम के जिले को क्या करेगा कि भाई ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तारी के वारंट की कॉपी को भेजेगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। क्या बोल रहा है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर वो कोर्ट, कौन से कोर्ट की बात की जा रही है, बी वाले कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेज देगा। यानी कि मान लीजिए ए नाम के कोर्ट ने बी को भेजा तो बी नाम का कोर्ट क्या करेगा, वो जो व्यक्ति जिसको कि इसने अरेस्ट किया है उसको ए नाम के कोर्ट में वापस भेज देगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिस मत करना, कंप्लीट सीरीज को जरूर देखना, नहीं तो क्या होगा, सीपीसी ऊपर से निकल जाएगी और सीपीसी को हमको ऊपर से निकलने नहीं देना है। अब आगे देखो, उसके द्वारा न्यायालय में उपसंजति यानी कि पेश होने के लिए प्रतिभूति दे दी जाती है तो उसे छोड़ देंगे।
भाई वो व्यक्ति कह देता है कि भाई मैं दे देता हूँ, अपनी प्रतिभूति वगैरह को जमा कर देता हूँ, तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति, देखिए ये व्यक्ति की बात हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन अब बची इस प्रॉपर्टी की बात। तो जो प्रॉपर्टी है न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर है, यानी कि ए नाम के जिले में ना होकर के बी नाम के जिले में है, तो न्यायालय के द्वारा कुर्की का आदेश किया जा सकेगा। कौन सा कोर्ट करेगा? ये वाला कोर्ट करेगा, बी वाला कोर्ट करेगा ना भाई, संपत्ति को कुर्क करेगा। आदेश की प्रति ए नाम का कोर्ट करेगा बी नाम के कोर्ट को, फिर बी नाम का कोर्ट क्या करेगा? आदेश की प्रति उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में संपत्ति स्थित है। क्या बोला यहाँ पर? पहले व्यक्ति की बात की थी, अब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ए नाम का जो प्रॉपर्टी है वो बाहर स्थित है बी नाम की जगह पर, तो ए नाम का कोर्ट बी नाम के कोर्ट को भेजेगा ऑर्डर क्या करने के लिए? संपत्ति को कुर्क करने के लिए। और इसके लिए क्या करेगा? एक कॉपी भेजेगा उसकी। आदेश प्राप्त होने पर क्या करेगा बी नाम का कोर्ट? न्यायालय संपत्ति को कुर्क कराएगा, यानी कि बी नाम का कोर्ट उस प्रॉपर्टी को कुर्क करवाएगा और कुर्की की तुष्टि के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देने पर गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ देगा। ठीक है, आई बात समझ में कि श्योरिटी वगैरह जमा करा देंगे तो फिर वो उसको छोड़ देगा। समझ में आई बात? 136 इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है? इसको जरूर पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट में जाकर देखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 137 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा, यानी कि जो नीचे वाले कोर्ट होते हैं उनकी भाषा कौन सी होगी? उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की भाषा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी। यानी कि ये बोल रहा है कि जो नीचे, जैसे कि सबसे पहले हाई कोर्ट होता है, फिर सेशन कोर्ट्स होते हैं, फिर बाकी नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं, इस तरीके से जो कोर्ट होते हैं, तो ये कह रहा है जो कोर्ट की भाषा होती है ये कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि वहां की भाषा कौन सी होगी। आई बात समझ में? प्री में कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। सेक्शन 138 क्या बोल रहा है? साक्ष्य के अंग्रेजी में लिखे जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि हाईकोर्ट ये सोच सकता है कि भाई जो भी साक्ष्य वगैरह दिया जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जाए। ठीक है, ये वाली बात कहाँ पर कही गई है? 138 के अंतर्गत कही गई है। उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाईकोर्ट के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यानी कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को निर्देश दिया जा सकेगा। क्या निर्देश दे सकेंगे? कि ऐसे मामले में जिसमें अपील अनुज्ञात है, यानी जिसमें अपील की जा सकती है, वहां पर क्या होगा? साक्ष्य यानी कि एविडेंस इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में विहित रीति में लिखा जाएगा, यानी जो भी प्रोसीजर दिया गया होगा उस प्रोसीजर में लिखा जाएगा। क्या कहा 138 ने कि भाई इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे? हाईकोर्ट कैसे डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा। जहां न्यायाधीश ऐसे निर्देश का अनुपालन करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो जाता है, यानी कि वो जो न्यायाधीश है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता है, पर्याप्त कारण होने से, रीजनेबल रीजन होने से, वहां न्यायाधीश के द्वारा ऐसे रीजन को क्या किया जाएगा? अभिलिखित किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और उसको खुले न्यायालय में बोलकर, यानी कि उसको मुंह से बोलकर ओपन कोर्ट में साक्ष्य में अभिलिखित किया जाएगा। आई बात समझ में? 138 ने हमको इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाएगा वो बात बताई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 139 कहता है शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? भाई शपथ कौन दिलाएगा ये बोल रहा है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कोर्ट में जाएंगे तो शपथ कौन दिलाएगा आखिर? तो शपथ की जो बात कर रहा है वो कह रहा है न्यायालय या मजिस्ट्रेट दिलाएगा, या फिर नोटरी दिलाएगा, या फिर ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इस काम के लिए। किस काम के लिए? शपथ दिलाने के लिए। या फिर अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है। कौन कौन दिला रहे हैं? जज हो गया, नोटेरी हो गया, कोई ऑफिसर हो गया जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति शपथ दिलाएगा। 139 इंपॉर्टेंट बात करता है। 140 क्या बोल रहा है? उदाहरण आदि के मामले में असेसर, यानी असेसर की पावर कहाँ दी गई है वो हमको 140 में दी गई है। बस आपको ये पता होना चाहिए
तो ये केवल एक रीड ओनली सेक्शन है जो कि आप लोग रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि असेसर वाली बात इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हम रीड आउट करके चलेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। आगे देखिए 141 में प्रकीर्णन कार्यवाहियां आ गई, केवल हम 1 लाइनर देख के इनको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर 142 कहता है आदेशों और सूचनाओं का लिखित में होना। ये तो हुई है कि बोली हुई बात का इतना महत्व नहीं होता जितना लिखी हुई बात का होता है। आप लोग भी जानते हैं कोई भी अगर हमारे पास लिखित में कागज होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। आपने कोई बात बोली या किसी से सुनी उस बात की इतनी महत्व नहीं होता है। तो 142 सिंपल बात कर रहा है कि भाई जो भी ऑर्डर वगैरह दिए जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दी वगैरह दी जाएंगी वो लिखित में होंगी। सेक्शन 142 कहता है डाक महसूल, केवल हमको इसको रीड करना है, यानी कि अगर हम सेक्शन की हेडिंग भर के चलेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब 144 देखिए, जहां हमको डिटेल में जानी है वहां हम जरूर डिटेल में जाएंगे। प्रत्यस्थापन के लिए आवेदन कह रहा है, इसको प्रत्यास्थापन शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि डेफिनेशन वगैरह नहीं दी गई है। तो क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि वाद के पक्षकार का उस हक को वापस दिलाना जिससे वह डिक्री या आदेश के कारण वंचित हो गया है, यानी कि इसमें उस पक्षकार को वो हक दिलाया जाता है जो किसी डिक्री के कारण वो उस हक को नहीं ले पाया है। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, प्रत्यस्थापना या पुनर्स्थापना वाद के पक्षकार का एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा उसे उस स्थिति में लाया जाता है जिस स्थिति में वह डिक्री आदेश के पूर्व था। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी डिक्री, ऐसा ऑर्डर हो जाता है जिससे कि क्या होता है, उस पक्षकार को हानि हो जाती है। तो प्रत्यस्थापन के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि उस व्यक्ति को उस परिस्थिति में वापस लाया जाता है जब वो डिक्री पास नहीं हुई थी, जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में पहले के बाद वापस उसको लाया जाता है। अब देखिए प्रत्यस्थापन क्या होता है, एक सामयिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य है कि न्यायालय के कार्य से किसी व्यक्ति को कोई क्षति ना हो। यानी कि प्रत्यस्थापन कहता है कि भाई वाद के पक्षकार को अगर किसी डिक्री या ऑर्डर से कोई क्षति हुई है तो उसको क्या किया जाता है, उस क्षति को हटाकर वापस उसको उसी परिस्थिति में लाया जाता है। अगर मामले की परिस्थितियों को देख के लगता है तो क्या होता है इसका उद्देश्य कि भाई किसी भी पक्षकार को क्षति नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है, प्रत्यस्थापना करना न्यायालय के लिए आदेशात्मक है, ठीक है, यह न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन नहीं है। यानी कि प्रत्यस्थापन कोर्ट करेगा ही अगर उसको मामले की परिस्थितियों को देख के लगता है, तो ये उसका विवेकाधिकार नहीं है, ये इसका आदेशात्मक प्रावधान है। प्रत्यस्थापना करने की अधिकारिता प्रथम बार के न्यायालय में निहित होती है। यानी प्रथम बार का न्यायालय कौन सा हो गया, जहां पर सबसे पहले कोर्ट दायर हुआ है। कोर्ट मतलब वो कोर्ट जिसमें सबसे पहले केस दायर हुआ है, सबसे पहले मामले को जिस कोर्ट के अंतर्गत लेके आया गया था। आई बात समझ में? तो सेक्शन 145 की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक चार्ट है, उसमें हमको बताया गया है कि कौन कौन सी शर्तें प्रत्यस्थापन के अंतर्गत कंप्लीट होनी जरूरी है। तो किसी डिक्री या आदेश को किसी अपील, पुनरीक्षण या कार्यवाही में न्यायालय के द्वारा फेरफार यानी कि बदला जा सकता हो। इस उद्देश्य के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्य या उपांतरित किया गया हो, ठीक है, मतलब उसको खत्म किया गया हो या फिर चेंज वगैरह किया गया हो। न्यायालय के द्वारा उपयुक्त कार्रवाई से पक्षकार अपने किसी अधिकार से वंचित ना हो गया हो, यानी कि किसी पक्षकार को हानि नहीं हुई हो, वो उसको कोई अधिकार मिलने से नहीं रोका गया हो। एक बार अगर हम रीड आउट करेंगे तो ये हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, स्टार्टिंग में हमको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यस्थापना आखिर होती क्या है। अब देखिए, वह पक्षकार प्रत्यस्थापना द्वारा या अन्यथा किसी लाभ का हकदार हो, यानी कि उसको कोई प्रॉफिट मिलने वाला हो। फिर कह रहा है पक्षकार जिसे अनुतोष का द्वारा कर रहा है वह डिक्री या आदेश का आवश्यक परिणाम हो। केवल रीड करके काम चल सकता है। अब क्या बोल रहा है, न्यायालय पीड़ित को खर्चा और उस पर ब्याज प्रतिकर आदि देने का भी आदेश दे सकेगा। यानी क्या करेगा, कोर्ट क्या कर सकेगा, पीड़ित को खर्चा भी दे सकेगा, उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह बनता है तो वो भी दे सकता है। ऐसा आदेश विरोधी पक्षकार, उसके प्रतिनिधि, उसके समुद्देशी के विरुद्ध किया जा सकता है। यहाँ पे वो बताया गया है कि किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध ये काम किया जा सकता है। अब देखिए आगे सेक्शन 145 क्या बोल रहा है, प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन। प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, प्रतिभू का दायित्व बता रहा है कि किस तरीके से उनको दिया जाएगा। जिन्होंने किसी वाद या कार्रवाई में प्रतिभूति दी है, ठीक है, वो पे होता है प्रतिभूति, जो प्रतिभूति देता है। कि जहां किसी व्यक्ति ने प्रतिभूति या प्रत्याभूति निम्न मामलों में दी है, कौन कौन से मामले में, डिक्री के लिए या उसके किसी भाग्य के लिए, निष्पादन में ली गई किसी प्रॉपर्टी के लिए,
जिसमें कि क्या किया गया हो, प्रत्यस्थापन किया गया हो। फिर वाद या कार्यवाही में धन के संदाय के लिए शर्त पूरी करने के लिए, डिक्री आदेश के निष्पादन के लिए यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्रियों के निष्पादन के लिए, वो भी किस तरीके से किया जाएगा, नीचे जो प्रोसेस दिया गया है उस तरीके से किया जाएगा। एक बार रीड आउट करके चलेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कंप्लीट हमारा कराना जरूरी है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसने प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति दी हो तब संपत्ति के विक्रय के द्वारा, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। यदि मामला खंड और एक खंड 2 के दिन आता है तो उन खंडों के विनिर्दिष्ट विस्तार व्यक्ति को 47 के अधीन एक पक्षकार समझा जाएगा। जस्ट एक लाइन है कि उसको पक्षकार किस तरीके से माना जाएगा, पार्टी किस तरीके से माना जाएगा। रीड ओनली सेक्शन है, लेकिन जहां हमको बताना था वहां हमने आपको जरूर बताया है। कार्यवाहियां कैसे होगी, तो व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है, वहां उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही या आवेदन किया जा सकेगा। क्या बता रहा है, कौन करेगा आवेदन, प्रतिनिधि करेंगे या उनके द्वारा या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है या तो उसके विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिनिधियों के द्वारा की जा सकती है, और उनके अगर कोई अधिकार उत्पन्न हो रहे हैं तो उन अधिकारों के लिए कोई कार्यवाही या आवेदन भी किया जा सकता है। रीड ओनली सेक्शन है हमारा। देन सेक्शन 147 कहता है निर्योग्यता के अधीन, यानी कोई व्यक्ति निर्योग्यता से अगर ग्रसित है तो उसके अधीन व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई सहमति दी गई है, कोई कंसेंट दी गई है, कोई करार दिया गया है, तो वो वाली बात यहाँ पर आ जाएगी सेक्शन 147 के अंतर्गत। सेक्शन जो 147 है उसमें जो सहमति और करार वर्ड दिया गया है, वो करार और सहमति वर्ड हम कहीं और भी देखते हैं। वो कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ सहमति होती है, एविडेंस में कहाँ सहमति होती है, कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ करार होता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, निर्योग्यता के अधीन। निर्योग्यता क्या होती है, किसी भी डिसेबिलिटी, मतलब कोई काम करने में सक्षम नहीं होना। निर्योग्यता का मतलब होता है डिसेबिलिटी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है। तो कोई व्यक्ति निर्योग्यता के अधीन है, यानी जो पक्षकार है वो निर्योग्यता के अधीन है, डिसेबल पर्सन है, तो वाद मित्र कौन दायर कर सकता है, वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक, ये दोनों व्यक्ति होते हैं जो निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति यानी डिसेबल पर्सन की तरफ से या उसके विरुद्ध या उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, न्यायालय यानी कि कोर्ट की कंसेंट से करार आदि के लिए अपनी क्या करते हैं, कोर्ट ने अगर कंसर्न दी है तो फिर वो करार कर सकते हैं निर्योग्यता अधीन व्यक्ति यानी कि डिसेबल पर्सन की तरफ से। तो ऐसा माना जाएगा कि जो निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति था उसी ने क्या किया था, ऐसा करार किया था कि भाई वो कर सकता है, उसकी तरफ से वाद वगैरह था। निर्योग्यता क्या होती है भाई, कोई माइनर व्यक्ति है, कोई डिसेबल पर्सन है, मेंटली डिसेबल पर्सन है, तो वो व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सेक्शन 148 क्या बोलता है, समय का बढ़ाया जाना। तो न्यायालय द्वारा जो भी समय अवधि दी गई इसके संबंध में उसको 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी का पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि जो टाइमिंग वगैरह होते हैं, डेट वगैरह होती है, अवधि वगैरह होती है, ये हमारे एग्जाम्स में अधिकतर पूछी जाती है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केवियट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, न केवल प्री में बल्कि मेन में भी इसके संबंध में सवाल आते हैं। तो आप इसको डबल स्टार दे देंगे। डबल स्टार मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। क्या बोल रहा है, जब न्यायालय में यानी कि कोर्ट में किसी वाद या कार्यवाही में जो पहले ही दायर की जानी है, कोई आवेदन पेश किया जाने वाला हो, तब उस आवेदन की सुनवाई पर उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में धारा 148 के अंतर्गत केवियट दायर कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, केवियट की परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि ये बताया गया है प्रोसेस कि भाई किस तरीके से केवियट दायर करता है। जनरली आप देखेंगे तो क्या करता है, एक व्यक्ति कोर्ट से परमिशन ले लेता है, किस चीज की परमिशन,
कि भाई कोई एक पक्षीय आदेश पारित होने वाला है, तो वो बोलता है कि भाई अगर इस तरीके का कोई आदेश दिया जाने वाला है, इस तरीके का कोई ऑर्डर पास होने वाला है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कोर्ट में इस तरीके का आवेदन कर देता है। उदाहरण देखेंगे, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। अब इस बी को लगता है कि भाई इसके संबंध में एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है, एक पक्षीय आदेश दिया जा सकता है। तो क्या करता है, ये कोर्ट में केवियट दायर कर देता है। केवियट दायर करने का मतलब क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई अगर किसी भी तरीके का कोई स्टे लगने वाला है या किसी भी तरीके का इस प्रॉपर्टी के संबंध में ऑर्डर देने वाले हैं, तो आप क्या करो, इसके संबंध में मुझे पूर्व में सूचना दे देना। अब ये वाले बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, हस्तक्षेप करने से पूर्व सूचना देने से है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को सूचना देना आवश्यक है। कौन सा व्यक्ति है जो केवियट दायर करता है, केवियट के संबंध में एप्लीकेशन दायर करता है, उस व्यक्ति को क्या होगा, सूचना देनी आवश्यक होगी। कोई व्यक्ति जो उसी वाद की कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, उसे पेश किए जाने वाले किसी आवेदन में किसी भी प्रकार से प्रभावित हो सकता है केवियट। अब जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी इसकी हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे इसका हक है किसी भी थर्ड तरीके से, इसका इस प्रॉपर्टी से इफेक्ट आता है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, केवियट दायर कर सकता है। मान लीजिए मैं डिसेबल हो जाती हूँ, मैं हूँ बी, ये ए नाम और बी नाम, इन दोनों व्यक्तियों में इस प्रॉपर्टी के संबंध में विवाद है, और मान लीजिए बी क्या करता है, बी हो जाता है डिसेबल, और डिसेबल हो जाता है तो सी इसकी तरफ से वाद दायर करता है। तो ये पक्षकार तो नहीं है, लेकिन इसका हित है। क्या हित है, कि भाई इसने इसको नियुक्त किया है कि भाई तुम मेरी तरफ से आवेदन दायर कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि भाई वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, केवियट को दायर कर सकता है। अब अवधि, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि भाई केवियट जो दायर किया जाता है वो कितनी अवधि तक रहता है। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, 90 दिन का केवियट होता है, यानी 90 डे तक प्रभावशील रहता है। यदि कब तक रहता है, इस अवधि के अंदर ऐसे कोई आवेदन जिसके संबंध में केवियट दायर किया गया है पेश नहीं किया जाता, तो इस अवधि के बाद केवियट प्रभावशील नहीं रहेगा। यानी कि 90 दिन का आपको समय दिया गया है केवियट दायर करने का, और अगर आप केवियट दायर नहीं करते, उसके संबंध में प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा, 90 दिन के बाद वो जो केवियट है वो इतना इफेक्ट अपना नहीं रख पाएगा। और फिर क्या होगा, यदि इस अवधि के अंदर ऐसा संभावित आवेदन पर पेश किया जाता है, तो न्यायालय उसकी सूचना केवियट करने वाले को देगी। यानी क्या होगा कि भाई अगर ये प्रभावशील रहता है तो सामने वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा, इसकी सूचना दे दी जाएगी कि भाई ये केवियट का प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट देगा, कोर्ट की तरफ से ऐसा प्रोसेस दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 149 कहता है न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। प्री में आता है कई बार क्वेश्चन कि जब न्यायालय किसी पक्षकार के द्वारा पूरी फीस या उस फीस के किसी भाग का संदाय नहीं किया गया है, वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी व्यक्ति को फीस का संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। यानी कोर्ट में फीस जमा करानी है और व्यक्ति अगर कोर्ट फीस को जमा नहीं करा देता, तो क्या हो सकता है, न्यायालय किसी भी प्रोसेस में जो वाद के लिए जो प्रोसेस चल रहा है उसमें किसी भी समय क्या कर सकता है, व्यक्ति को कह सकता है कि भाई तुम पहले सबसे पहले कोर्ट की फीस जमा करो। ऐसे संदाय किए जाने पर उस दस्तावेज का जिसकी बाबत वह फीस संदेह है वही बल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार में ही संदेह की। का मतलब जिस दिन उसने फीस चुका दी तो उसका ऐसे ही माना जाएगा कि भाई उसने फर्स्ट डे ही फीस जमा करा दी थी। मान लीजिए ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस चल रहा है, इस व्यक्ति को इस जगह पे बोला गया था कि भाई आप फीस दो, तो जब ये फीस यहाँ पे कर देगा तो ऐसा माना जाएगा कि इसने इसी दिन फीस जमा कर दी थी। अब देखिए सेक्शन 150 क्या कहता है, कारोबार का अंतरण, ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी न्यायालय का कारोबार किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर दिया जाता है, तब उस न्यायालय की शक्तियां कर्तव्य वही होंगे जो फर्स्ट कोर्ट के हैं। इसका मतलब ए कोर्ट और बी कोर्ट, ये दो कोर्ट है। अगर मामला ए कोर्ट से बी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसा ही माना जाएगा कि भाई सबसे पहले ही क्या हुआ था, प्रथम बार का न्यायालय ही कौन था, हमारा बी नाम का कोर्ट था जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है। आई बात समझ में। सेक्शन 149 फीस की बात कर रहा है, सेक्शन 150 अंतरण की बात कर रहा है, यानी कि
ट्रांसफर की बात कर रहा है। प्री में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस, तो आपको पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 151 क्या कहता है? न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ना केवल प्री में आता है बल्कि मेन में भी आता है। तो क्या होता है इस संहिता? संहिता का मतलब होता है हमारी सीपीसी। सीपीसी में कोई भी जो बात दी गई है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी, जो किसके लिए हो? न्याय के उद्देश्य के लिए हो, न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हो। तो न्यायालय ने अगर ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए हो, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रोकने के लिए हो, तो क्या होगा? ये सब न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है। ऐसा निर्णय या आदेश का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता कि इससे न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां प्रभावित होती हैं। रीड ओनली सेक्शन है, एक बार देखते हुए चलिए। अंतर्निहित शक्तियों को साम्य न्याय शुद्ध अनावरण के आधार पर विवादों का निपटारण करने के लिए सशक्त करती है। बेसिकली क्या होता है, पॉइंट्स देखेंगे और आपको ये पता होना चाहिए, प्री में क्वेश्चन आता है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां कहाँ दी गई होती है? हमारी दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में। तो सेक्शन 151 कहता है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां बताई गई है। ठीक है, एक बार रीड करके चलेंगे इस सेक्शन को। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़िए। 152 क्या बोल रहा है? निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों का संशोधन, अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? न्यायालय या तो क्या कर सकता है, स्व प्रेरणा यानी कि मामले की परिस्थितियों को उसको लगता है तो उस आधार पर, या फिर पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर। 2 पक्षकार होते हैं, उन दोनों में से अगर किसी ने एप्लीकेशन लगा दी है, आवेदन कर दिया है, निर्णय, डिक्रियों या आदेशों में लेखन या गणित से संबंधित भूलों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियां शुद्ध की जा सकेगी। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसी गलतियां हैं जो लेखन की हो, लिखित करने के संबंध में हो, कोई गणित संबंधी हो, जैसे कि अंकों के संबंध में कोई गलती हो गई हो, या फिर किसी आकस्मिक भूल से हो गई हो, कोई चीज छूट गई हो, तो वो क्या किया जा सकता है? शुद्ध की जा सकती है, सही की जा सकती है। कहाँ पे बताई गई है? 152 के अंतर्गत। अब देखिए सेक्शन 153 क्या कहता है? संशोधन करने की साधारण शक्ति, जनरल पावर। क्या बता रहा है? न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही के किसी भी समय खर्चों संबंधी शर्तों को पूरा कर दिए जाने पर कार्यवाही की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकते हैं। रीड करके काम चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाइए। सेक्शन 153 ये बोलता है जहां अपील जो होती है संक्षिप्ततः खारिज की जाती है, वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की न्यायालय की शक्ति किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? ऑर्डर 41 और रूल 11 के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ लेते हैं। डायरेक्टली सेक्शन जैसे होता है ना, वैसे ही ऑर्डर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। 153B, विचारण न्यायालय को खुला न्यायालय समझा जाएगा। यानी जो भी ट्रायल कोर्ट जो चल रही है, जहाँ पर न्यायालय सुनवाई करेगा, वो खुला न्यायालय होगा, यानी कि ओपन कोर्ट होगा, ओपन कोर्ट। और जनता की पहुंच उतनी होगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होगा, सामान्य जनता जो होगी, उस कोर्ट के अंदर जा सकेगी। ठीक है, न्यायालय अगर ठीक समझता है तो मामले की जांच या विचारण के प्रक्रम पर जनता या विशिष्ट व्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है। यानी कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकती है? उस कोर्ट में, उस कोर्ट रूम में आने से रोक सकती है। अब क्या बोल रहा है सेक्शन 154 से 157 कि मैं हो चुका हूं रिपील, मतलब कि निरसित, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कब से निरसित हुआ ये आप एक बार जरूर देखेंगे अपने एक्ट में से। ठीक है, और लास्ट सेक्शन है हमारा 158। क्या बोल रहा है? सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निश्चित अधिनियमों के प्रति निर्देश। तो ये कौन सा सेक्शन है? रीड ओनली सेक्शन, यानी कि इसकी हेडिंग पढ़ के भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो ये थी हमारी सीपीसी के सेक्शंस के प्रोविजन। फाइनली आज हमने हमारी इस क्लास में हमारा जितना सीपीसी का जो प्रोसीजर वाला पार्ट था, सेक्शन वाला पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीपीसी की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीपीसी की सीरीज अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी पूरी जो सीपीसी के पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से लेके 11 तक आपको ज़रूर देखने चाहिए। एग्ज़ाम आ जाते हैं अचानक से और हमारे पास ऐसे लगता है मैटर अवेलेबल था, हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो इस तरीके की गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए।
और जो मैटर आपको अवेलेबल मिलता है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं ऑर्डर वाला पार्ट लेके आऊँ आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे कि मैम प्लीज़ आप ऑर्डर करवा दीजिए, या जैसे भी आपको लगता है, जो भी आपको सही कमेंट लगता है आप वो वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ आपको कि भैया आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आप ज़रूर बताया कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे आप देख के बताइए, सीपीसी का ऐप खोल के उसमें से देख के भी बताएंगे तो आपको ये रहेगा कि एक बार हम उस चीज़ तक पहुँचे ज़रूर थे। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर देने चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारे सीपीसी के सेक्शंस की बात। अब एक मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कि ऑर्डर्स का एक चार्ट बना के लेके आऊं, और उससे क्या करूं, एक बार ओवरव्यू जो दे सकते हैं अपन ऑर्डर्स का वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक लेक्चर के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।